जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम था 28 मई को, तो उसके 12 दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने मॉक देना बंद किया था और 2 दिन पहले मैंने 2022 का मॉक दिया। तो लगता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से रहते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक नहीं आ जाते, या फिर इंग्लिश मीडियम आपके लिए बेनिफिशियल रहा है? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू और अपेयर करने के लिए। अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम फ्रैंकलिन है। मैं झारखंड रांची से आया हूँ। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने कोचिंग ली है। झारखंड से आप हैं? झारखंड से हूँ सर, झारखंड से आप हैं और ये जो आपका नाम है फ्रैंकलिन, सर इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किसने रखा और क्या सोच के? ये मेरे पेरेंट्स ने रखा है। और इंटरव्यू में पूछा गया आपसे स्पेसिफिकली नाम के बारे में? अच्छा, ये तो पता ही नहीं होता आई थिंक। नाम के साथ सर कभी आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा तो पूछा जाता है चीजें कि भाई ये नाम ऐसा क्यों रखा है आपने, ऐसा कुछ? प्रिपेयर करके तो मैं आया था कि इस नाम से जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, हाँ। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गया, या अमेरिकन एक पुराने प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो वो तो मैंने प्रिपेयर किया था, बट उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे आज। तो सर थोड़ा आपने जब इंटरव्यू हॉल में जाते हैं वो एक्सपीरियंस बताया, वो माहौल क्या रहा, पहले क्वेश्चन कैसे पुट अप किए गए सामने आपके? मेरे इंटरव्यू रूम में कि इंटरव्यू रूम में लाइटिंग बहुत अच्छी थी। रूम में एक बड़ा सा टेबल था, जैसे आप 12th फेल में देखते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही था। और एक सर्कुलर अरेंजमेंट था एंड चेयरमैन सर मेरे सामने थे एंड टोटल 5, 2 इधर, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में थे। एंड एक सर्कुलर फैशन में मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था, स्टार्टिंग विद द चेयरमैन सर, फिर मैंने राइट के पैनलिस्ट ने क्वेश्चन किया और फिर लेफ्ट के पैनलिस्ट ने क्वेश्चन किया। कितने मिनट के आसपास इंटरव्यू चला और किसका बोर्ड रहा आपको? मेरा बोर्ड ऑनरेबल मेंबर डॉक्टर दिनेश दासा का था। और मेरा इंटरव्यू चला अराउंड 20-25 मिनट्स तक चला मेरा। ओके, अब इस इंटरव्यू को 2 पार्ट में करते हैं। पहला आपकी स्टैटिक्स ओरिएंटेड बात करेंगे, दूसरा करंट के साथ आपके एथिकल ओरिएंटेड जो वहाँ क्वेश्चन पूछे गए। क्या लग रहा है आपको, जो आपकी जर्नी रही है पढ़ाई वाली, उससे रिलेटेड चीजें थी या आपके एथिकल ओरिएंटेड ज्यादा टचअप दिया गया? देखिए, दोनों को टचअप दिया गया था। अभी रिसेंटली हो रहे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उनके बारे में पूछा गया था, क्योंकि अभी वो न्यूज में है। एंड उसके अलावा मेरे बैकग्राउंड, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, उसके बारे में भी पूछा गया था। क्या ग्रेजुएशन था आपको? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। ओके, तो उसके बारे में मैंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में पूछा एंड दे आल्सो आस्क्ड मी अबाउट झारखंड के बारे में, वहाँ के इश्यूज के बारे में। एंड क्योंकि मैंने एआई अपने हॉबीज में लिखा था, तो उन्होंने मुझसे एआई और मेरे हॉबीज के बारे में पूछा, म्यूजिक के बारे में पूछा, क्योंकि वो भी मैंने अपने हॉबीज में लिखा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यूपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू की तरफ से 2 फाउंडेशन बैच, संकल्प 4.0 जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, और दूसरा टाइटन 2.0 जो कि कंप्लीट इंग्लिश में है। ये दोनों लॉन्च हुए हैं 10,999 में। साथ ही आप जितने पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट जानते हैं, जैसे पीएसआईआर, हिंदी लिटरेचर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने भी पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जानते हैं, ये आपको 8,999 में एक्सेस होते हैं। बट मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूंगा इनका जो कॉम्बो बैच है उसके लिए। इसमें आपको फाउंडेशन के साथ जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, जो कि 17,999 में है। इन सबके साथ भी अगर आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो इनके सारे बैच पे इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो इनका एक प्रारंभ बैच है, जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें आपको यूपीएससी के सिलेबस के साथ साथ आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी रेडी किया जा रहा है। साथ ही इनके ऑफलाइन सेंटर्स आप जानना चाहते हैं तो ये 4 जगह ओपन है, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ। यहाँ पे आप जाके इनसे पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। इन सारे बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। साथ ही इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा कोड स्टूडेंसी यूज करिएगा। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि आपने बेस्ट आंसर ना दिया हो, उसकी वजह कुछ? 1-2 ऐसे क्वेश्चंस थे एंड बेस्ट आंसर ना देने का रीजन बस यही था कि मुझे अच्छा खासा आइडिया नहीं था, तो मैं अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया। अगर कंफर्ट है क्वेश्चन बताने के लिए? सो एक क्वेश्चन था जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन था, जो झारखंड में आता है। ओके। एंड उसके बारे में पूछा था, ऑल्दो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, बट उन्होंने जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा था वो इट वाज अ बिट प्रॉब्लमेटिक। तो ठीक है, मे बी ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए नया होगा और इफेक्टिव होगा। अभी आपने बोला कि आपने अपने डैफ में एआई का यूज किया था, एआई वर्ड डाला था। यूपीएससी को अगर एआई से जोड़ा जाए, चैट जीपीटी से जोड़ा जाए, कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके जर्नी में चैट जीपीटी या एआई? वैसे तो स्टैंडर्ड बुक्स और जो भी चीज़ें हैं उसको तो एआई अभी इस करंट
टाइम्स में नहीं बीट कर सकता है, हाँ। बट चैट जीपीटी डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के समरी हो गए फॉर एग्जांपल, तो वो करने में हेल्प कर सकता है, बुलेटिन पॉइंट्स वगैरह। बुलेटिन पॉइंट्स बनाने में। बट आई वुड से कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ो, बिकॉज एक टाइप ऑफ वोकैबुलरी डेवलप होती है एंड थोड़ा सा आइडिया लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमन टच रहना चाहिए। आपने कैसे यूज किया है AI को? मैंने ये सो जैसे मैंने बोला कि बुलेटिन पॉइंट्स के लिए सर्टेन आर्टिकल्स तो मुझे बहुत टफ लगते थे, समझ में नहीं आता था, मैं उसको चैट जीपीटी या अभी करंटली गूगल के AI उसमें मैं कॉपी पेस्ट करके वहां से समझता हूँ। ओके, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आए, तो क्या इसको माना जा सकता है कि आप बचपन से ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या फिर हाई स्कूल या 12th में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं, लेकिन बेसिकली यूपीएससी एक ऐसा फील्ड है कि आप कहीं से भी आओ, आप मेहनत करो तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वही मैं कहना चाहूँगा। कट टू कट बुक लिस्ट की बात करना, अगर चाहे कोर बुक्स आप जानते हैं, उसके अलावा कुछ यूज किया आपने? जो कोर बुक्स हैं मैंने, जैसे मैं तो ऐसा बोलूँगा कि सारे कोर बुक्स मैंने नहीं यूज़ किए, जैसे पॉलिटिक्स से स्टार्ट करें तो जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, तो वो सब तो मैंने पढ़ा है, बट मैंने यूट्यूब और जो फ्री रिसोर्सेज हैं उसकी भी हेल्प की है। तो सर्टन यूट्यूब चैनल्स हो गए, जैसे स्टडी IQ हो गया, या और भी कोचिंग से, मेरा खुद का राउज IAS का चैनल हो गया, बायजूस का चैनल हो गया, तो उसके न्यूज़ एनालिसिस के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। ओके, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या वैल्यू एड ऑन के लिए कुछ रिसोर्स बताना चाहे, जो जहाँ से आपने डाटा लिया, फैक्ट लिया, या फिर हो सकता है डायग्राम लिया हो? डायग्राम्स, देखिए डायग्राम्स तो मैं खुद ही बनाता था, क्योंकि जो बुक के डायग्राम्स हैं और जो मतलब डायग्राम्स खुद बनाने से ये भी होता है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो डायग्राम खुद बनाने से आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि आप जैसा डायग्राम चाह रहे हो वो बुक में ना हो, तो आपको 2-3 डायग्राम्स को इंटीग्रेट करके अपने खुद का रेडी डायग्राम रखना पड़ता है, तो वो तो मैंने खुद से किया। डेटा फैक्ट्स के लिए मैं सारे जो न्यूज़ एनालिसिस देखता था यूट्यूब पर, वहीं से बस गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह? गवर्नमेंट वेबसाइट्स, PIB में कभी कभी देखता था सर्टेन इश्यूज के लिए। ARC रिपोर्ट मैंने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा। योजना कुरुक्षेत्र मैंने इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली पढ़ा, बट प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो मोस्टली मैं विजन IAS PT365 ही यूज किया है। ओके, इस मिथ को थोड़ा सा तोड़ते हैं। आपको लगता है क्या कि ये मिथ है या फिर रियल है? अगर आपने कोचिंग नहीं की होती तो लगता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आ जाते? कोचिंग, देखिए थोड़ा सा हैंड होल्डिंग जरूरत पड़ता है, क्योंकि अभी देखिए, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, नो डाउट, बहुत टीचर्स हैं, बहुत लोग हैं, तो इसमें अगर एस्पिरेंट को नया नया आता है तो हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा गाइड करने के लिए इंस्टीट्यूट का डेफिनेटली हेल्प है। प्लस सर्टेन इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज वो लोग कराते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है कि मतलब आपको साथ साथ इवैल्यूएशन मिल जाता है, या प्रीलिम्स के लिए दे दिया, मेंस के लिए दे दिया, मॉक दे दिया, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। लेकिन एक एस्पिरेंट का रोल ही प्राइमरी होता है। मैं तो ऐसे बोलूँगा कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो 30 और 70 का रेशियो लेके चलूंगा, 70 एस्पिरेंट का मेहनत और 30 कोचिंग का। ओके, इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम जो लोगों के मन में अभी भी मिथ है, कुछ लोगों को कंटेंट गैप अब है नहीं, आपको पता है सारे कंटेंट अवेलेबल है। आपको लगता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से रहते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक नहीं आ जाते, या फिर इंग्लिश मीडियम आपके लिए बेनिफिशियल रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो लैंग्वेज है वो बस एक बैरियर है, मतलब वो बस एक मीडियम है, वो बैरियर नहीं है। बेसिकली मुझसे पूछे तो मेरा बैकग्राउंड मोस्टली इंग्लिश मीडियम में रहा है, मैंने पढ़ा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, कॉलेज भी मैंने इंग्लिश मीडियम में किया है, तो वो रहा है। लेकिन अगर आप बोर्ड का बात करें या किसी और भी देखें, मतलब फॉर एग्जांपल इंटरव्यू हो गया या और भी रिसोर्सेज हो गए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास फर्क पड़ता है। दो पहले हिंदी मीडियम लोगों को प्रॉब्लम होता था, बट अभी क्योंकि काफी हिंदी मीडियम चैनल्स भी आ गए हैं एंड काफी कोचिंग भी अब हिंदी मीडियम ऑफर कर रहे हैं, तो आई थिंक अभी उतना गैप नहीं होना चाहिए। ओके, होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक करते चले चैनल को, साथ ही कोई क्वेश्चन छूट जाता है वो कमेंट कर दें, ताकि मैं अगले टॉपर या कैंडिडेट से वो चीजें पूछता चलूं। मे भी ये क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी इंटरव्यू तक अपीयर होना एक बड़ी बात है। तो सर, अगर आपके डेली रूटीन के ऊपर आते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी तक पहुंचने के लिए आपने डेली रूटीन क्या फॉलो किया? देखिए, मेरा कोई रूटीन था नहीं, मतलब मेरा रूटीन ऐसा देखिए कि ऑलमोस्ट डेली चेंज होता था, क्योंकि मतलब मेरा मोस्टली ऐसा था कि जो पढ़ाई है वो सर्टेन आवर्स करनी है, बट कब क्या करनी है वो स्पेसिफिक नहीं था मेरा, जब मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ लेता था। अच्छा, तो वो चीज था। बिना रूटीन के फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आना पॉसिबल था? नहीं, बिना रूटीन के मैं नहीं बोलूंगा मैं बस ये बोलूंगा कि जब आपको टाइम मिले तब आप, जैसे फॉर एग्जांपल जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं पढ़ लेता था, एंड जब मैं पढ़ रहा होता था तो उस पर फोकस करता था। ठीक है, आपके इस प्रिपरेशन में कोई लिमिट्स रही है कि भाई मुझे या इस सब्जेक्ट में
यहाँ तक ही पढ़ना है या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यूपीएससी एस्पिरेंट को बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो कि अपनी लिमिट्स लगाते हैं कि भाई मुझे इतना पढ़ना है। आपका क्या लिमिटेशन रहा है? देखिए लिमिट्स जरूरी हो जाता है क्योंकि आप देखिए पीवाईक्यूज और जो सिलेबस है वही है। मैं जो बोल रहा हूँ आप काफी लोग बोलते भी होंगे, बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो सिलेबस टेक्निकली आपका एक बुक का इंडेक्स जैसा चलता है। तो जैसे आप एक बुक का इंडेक्स देखते हो वैसे ही एक सिलेबस भी है। ऑल्दो डायरेक्ट मतलब बहुत जैसे मेंस हो गया तो मेंस में जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ध्यान से बैठ के मैप करो तो आप सारे मेंस क्वेश्चन को उस सिलेबस से मैप कर सकते हो। तो लिमिट्स एक तो लगाना जरूरी हो जाता है। सिलेबस एक ऑलरेडी एक लिमिट्स प्रोवाइड करता है, बट उसके अलावा पीवाईक्यू भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप चेंजिंग पैटर्न्स देखो तो आपको आइडिया लगता है कि आपको किस टॉपिक में कितना इन डेप्थ जाना है, तो वो एक चीज हो गया। तो ऐसे करके आप डेप्थ थोड़ा सा एक्सटेंड कैलकुलेट कर सकते हो कि अच्छा इस टॉपिक में जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा करता है कि लेट्स से कोई इशू से एक क्वेश्चन पूछा, अगले साल उससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे कुछ करता है। जब मैं प्रीलिम्स का रिव्यू लिया था एस्पिरेंट का तो लोगों ने कहा था कि मैंने 30-40 मॉक टेस्ट लगा रखा था, लेकिन मॉक टेस्ट से एक भी क्वेश्चन इंटरव्यू एग्जाम हॉल में नहीं आया। तो क्या लगता है कि या तो मॉक टेस्ट हम ना लगाएं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए मॉक टेस्ट तो लगाना चाहिए। टेस्ट आप बस इसलिए लगाइए ताकि आपको एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट पता चले कि कैसा है। सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ। देखिए जैसे मैंने थोड़े बहुत हाफ मॉक टेस्ट लगाए थे, एज इन पूरा सिलेबस नहीं, हाफ लगाया था एंड फिर थोड़े से फुल लगाया था। मैंने ज्यादा नहीं लगाया था, मिला जुला के मैंने 10 लगाए होंगे एंड बाकी मैंने पीवाईक्यूज ढंग से किए थे। पीवाईक्यूज को मैंने बार बार किया था और मैंने एक मॉक जैसा भी एक पीवाईक्यू को लिखा था। तो मैंने 2013 से 2022 तक के, क्योंकि 2023 में मेरा एग्जाम था, वो सारे पीवाईक्यूज को प्रॉपर पेपर जैसा वापस से किया था। ओके। तो उससे मुझे मिल गया कि अच्छा यूपीएससी का माइंडसेट ऐसा है, यूपीएससी का माइंडसेट ऐसा है। हाँ। फिर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम था 28 मई को, तो उसके 12 दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने मॉक देना बंद किया था और 2 दिन पहले मैंने 2022 का मॉक दिया था और फिर 2 दिन बाद मैंने 2023 का असली पेपर अटेम्प्ट किया। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, आपको पता है कि या तो ऑप्शनल, एथिक्स और जो ऐसे होता है ये आपके रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि जीएस के जो पेपर है ऑलमोस्ट सबका 5 नंबर 6 नंबर ऊपर नीचे रहता है। तो इन तीनों सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर क्या रही है? देखिए एथिक्स का, मैं एथिक्स से स्टार्ट करता हूँ। हाँ। सो एथिक्स का तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहा है कि मैंने 2 बुक्स की हैं। एक तो मैंने दोनों अलग अलग कोचिंग से हैं। तो एक फोरम आईएएस का एक रेड बुक आता है, वो मैंने किया है, वो थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है। और जो सेकंड सेक्शन होता है एथिक्स में केस स्टडीज, उसके लिए मैंने विजन का एक 80 केस स्टडीज का बुकलेट है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो किया है। प्राइमरीली ये दोनों मैंने एथिक्स के किए हैं। और लेट्स से मुझे कुछ डाउट आ गया तो फिर मैं यूट्यूब में फॉर एग्जांपल किसी फिलोसोफर के बारे में जानना तो मैं वैल्यूएडिशन के लिए नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस, कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं, आप बस डालो, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है आप डालो, आपको यूट्यूब में मिल जाए। ये चीज हो गया। ऑप्शनल के लिए तो मैंने स्पेसिफिकली मैंने मैप्स वैसे भी मुझे पसंद है, मैंने ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है तो मैंने मैप्स पे ज्यादा फोकस किया। मैंने ट्राई किया कि अगर मैं आंसर भी लिख रहा हूँ तो मैं कुछ मैप इंक्लूड करूँ, छोटा सा ही मैप, बिल्कुल आपको वैसे भी वहाँ पे जल्दी बनाना पड़ता है तो इतना डिटेल में नहीं, बट मैप स्टडी पे फोकस किया। और क्योंकि ज्योग्राफी में एक रीजनल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि हर एरिया का क्या डेवलपमेंटल एक्सटेंट है, क्या है, क्या इश्यूज हैं, तो वो सारी चीजें मैंने फोकस किया। बाकी सिलेबस को तो मैंने प्रॉपर्ली मैप करके पढ़ा। ऐसे वाला ऐसे के लिए देखिए, ऐसे के लिए पर्टिकुलरली मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने टोटल 4 एसेज लिखे थे, अपने 4 ही ऐसे लिखे हैं मैंने। ओके। लेकिन जो मैंने ऐसे लिखा है, मैंने 2-3 चीज की है कि जो मैं पहले ऐसे लिखा था वो मेरा टाइम पे नहीं खत्म हो पाया। ओके। दूसरा भी नहीं हो पाया था, लेकिन तीसरा और चौथा मेरा टाइम पे हो गया था। तो जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी मैंने टाइम से कर दिया था। तो ऐसे का स्ट्रैटेजी मैं बस ये बोलूंगा कि आप कुछ पढ़ो मत, आप बस अपने आसपास का एनवायरनमेंट को उस क्वेश्चन में देखो कि आप कैसे फिट कर सकते हो। वो एक चीज है जो क्रिएटिव एस्पेक्ट आप ला सकते हो। ओके, कुछ ऐसी बात जो आप कहना चाह रहे हो अब तक के एक्सपीरियंस में, चाहे आपके जो जूनियर हो या फिर सीनियर जो भी हो, तो उनके लिए कोई मैसेज वगैरह? नहीं, ये जर्नी बहुत ही ऐसे हम्बलिंग रहा है और मतलब जो जूनियर्स हैं या जो भी और एस्पिरेंट्स हैं उनको तो मैं ये बोलूँगा कि आप लगे रहो, मतलब आप बस भटको मत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कंटेंट कलेक्शन मत करो, आप मटेरियल कलेक्शन मत करो, जो आपके पास है वो इनफ है। क्योंकि उतना भी आप, अगर आप जैसे मैं यहाँ पर अभी इंटरव्यू देके खड़ा हूँ तो मतलब मुझसे क्वेश्चंस तो नहीं थे, मोस्टली क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड, आप कैसे समझते हो, हाउ यू सी द वर्ल्ड, उस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो और उसी के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए सर, विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि अगला जब इंटरव्यू हो प्रॉपर लिस्ट में आए आप और आपके घर पे प्रॉपर इंटरव्यू हो। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो
या फिर आप जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर या कैंडिडेट से पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।